क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 7 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के, वो हैं नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति। इसके बारे में हम लोग ने पहले किया था, अभी थोड़े दिन पहले। अब ये अप्रूव हो गई है पॉलिसी, इसलिए इसको एक बार फिर से देख लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक। और एक्विटल बाई बेनिफिट ऑफ डाउट, ये बहुत अच्छा आया है। जो लोग भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं ये वाला ढंग से सुन लें, और थोड़ा बहुत भी अगर आपको जो है थोड़ा क्राइम व्राइम करने का शौक है तो ये वाला ज़रूर देख लीजिएगा कि किस केस में अगर आप बाइज्जत बरी नहीं होते हो, मतलब बरी हो गए हो आप, संदेह के आधार पे अगर बरी हो रहे हो तो भैया दिक्कत है। लेकिन बाइज्जत बरी हो रहे हो, जैसे होता है ना मिलॉर्ड बाइज्जत बरी कर रहा है, वो वाली चीज़ तो ठीक है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और ईपीएफओ एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट, बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमी संबंधित इसमें काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। ठीक। काफ़ी चीज़ें बताई गई कि किस से बना होता है, क्या चीज़ें बढ़ती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, पूरी कंप्लीट एनालिसिस है। और इनजेनिटी हेलीकॉप्टर, ये एक हेलीकॉप्टर है और नासा का है और मार्स पे गया है। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले कौन सा किया था, इनसाइट। वो क्या था कि वहाँ पे मार्स क्वेक चेक कर रहा था, याद है? मार्स क्वेक जैसे अर्थ क्वेक होता है वैसे। ठीक। आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो दिन है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल का। इसकी थीम क्या है आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। और आप लोगों को बता दें कि ईपीएफओ का 8 अप्रैल यानी कि कल से हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू हो रहा है। ये लास्ट पेड ग्रुप है, इसके बाद नहीं चालू होगा कोई और भी। और इसी साथ इसका टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप है। ठीक। इसमें क्या है कि ये 2,000 रुपये का, ये 3500 रुपये का है। इसमें सिर्फ और टेस्ट सीरीज से ही संबंधित डाउट पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल और शॉर्ट नोट सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा एक साथ। टेस्ट सीरीज तो होगी ही होगी। यूपीएससी का 2021 का जो है हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप लोग को इन दोनों ईपीएफओ और यूपीएससी संबंधित पेड ग्रुप को ज्वाइन करना है तो 8564880530, 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, नेशनल रेयर डिजीज़ पॉलिसी 2021, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021, ये अब अप्रूव हो गई है। ठीक। मिनिस्टर जो हमारे हर्षवर्धन जी उन्होंने किया है। ये दुर्लभ का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा जो है किसी डिजीज़ से अगर ग्रसित हो रही है तो उसको रेयर डिजीज़ बोला जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? और ज़्यादातर ये जेनेटिक होती हैं, आनुवंशिक उसमें होती हैं। और इनका जो इलाज है वो भी बताऊंगा कि वन टाइम भी हो सकता है, और महंगा भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और ज़िंदगी भर भी हो सकता है, ट्रीटमेंट चलता रहे। इस तरीके के होते हैं ज़्यादातर जो पेडियाटिक, ठीक है ना, जैसे कि बच्चों में जो कैंसर होते हैं वो रेयर होते हैं। ऑल पेडियाटिक कैंसर जो है आपका बच्चों में वो रेयर माने जाते हैं। ठीक। अब देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले ये बोला था सेंटर को कि आपको जो है रेयर डिजीज़ एक कमेटी बनाओ, रेयर डिजीज़ एक फंड बनाओ, ठीक, कोष बनाओ, और नोटिफाई करो, फाइनलाइज करो, नोटिफाई करो, जो कि पहले हम लोगों ने कवर किया था, नेशनल हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीजेस, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है नीति बनानी है किस पर, दुर्लभ डिजीजेस पर। ठीक। अब ये अप्रूव हो गई है। इससे संबंधित क्या चीज़ें हैं इसमें, ये है कि जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है उसको कम करना है, आपका स्वदेशीकरण करना है रिसर्च का, और मेडिसिन यहीं पे लोकली बनानी है, स्थानीय रूप से। और इसमें 3 तरह के ग्रुप इन्होंने बनाए हैं। एक तो पहला ग्रुप इसमें ये है कि वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट होगा, एक जो एक उचित उपचार के बाद एक ही बार में ठीक हो जाए। दूसरा समूह वो है जिसमें जिनका उपचार दीर्घकालिक हो या फिर आजीवन चले, ठीक, लॉन्ग टर्म हो या फिर लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग चले ट्रीटमेंट। तीसरा वो है कि डेफिनेट ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, बट चैलेंजेस उसमें ये है कि ऑप्टिमल पेशेंट का सिलेक्शन करना, कि किसके अंतर्गत किसको, मतलब वो जो ट्रीटमेंट है अवेलेबल वो किसको सूट करेगा या फिर बेनिफिट करेगा, उनको ढूंढना बड़ा दिक्कत है। ठीक है, ट्रीटमेंट तो है बट जो पेशेंट है उनमें से किसको जो है बेनिफिट करेगा, ये चीज़ देखने वाला, और ये बहुत कॉस्टली भी है, और लाइफ लॉन्ग थेरेपी भी इसमें चलती है। तो 3 ग्रुप ये हो गए। और देखिए, जो भी रेयर डिजीज़ ग्रुप 1 वाले हैं उनको वन टाइम का पैसा 20 लाख रुपए तक मिल सकता है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत। ठीक, याद रखना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत। ठीक, अराउंड 40% जो पॉपुलेशन है वो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य मिशन जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत है उसके अंदर कवर है। ठीक। और विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉलिसी, उस उनको बेनिफिट मिलेगा। और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है विल नॉट बी लिमिटेड टू बीपीएल, बीपीएल के अलावा भी लोगों को
जो है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा इस नीति के अंतर्गत, ठीक है। और जो पॉलिसी है वो क्राउड फंडिंग के थ्रू मैकेनिज्म में होगा। क्राउड फंडिंग ये होता है कि ओपन फॉर ऑल होता है, सब लोग जो भी आए उसमें पैसा डाल सकता है, एक कोष बना दिया उसमें, क्राउड फंडिंग इसे बोलते हैं, ठीक। और इसमें ट्रीटमेंट के कॉज रेयर डिजीज से संबंधित है उसको जोड़ा जाएगा। नेशनल हेल्थ बेस्ड रजिस्ट्री बनाई जाएगी ताकि वो लोग रेयर डिजीजेस की रजिस्ट्री बना लो, कहाँ पे कौन से किस तरीके की किसको हो रही है, ये सब उसमें रजिस्ट्री में लिखा रहेगा। इसका यूज़ हम आगे करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये बात है। और इस पॉलिसी का महत्व ये है कि भाई रेयर डिजीज़ का बड़ा रिसर्च और महंगा होता है, क्योंकि देखिए कम लोगों के लिए है तो कमर्शियली जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होता है। एक चीज़ देखिए ये भी है, कोई भी चीज़ आप करते हो आज की तारीख में तो बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए, ठीक। आपका बिजनेस मॉडल अच्छा होना चाहिए ताकि मतलब ऐसा ना हो कि उसकी डिमांड ही ना हो, आप कुछ ऐसी चीज़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि डिमांड बहुत कम है, इसलिए गवर्नमेंट का आना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए वेलफेयर स्टेट वाला जो हम पढ़ते हैं डीपीएसपी में कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। बताइए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, कई बार बता चुका हूँ ये, ठीक। रिसर्च करेंगे, मेडिसिन ट्रीटमेंट यही सब इंडिया में बनाया जाएगा। और एम यही है कि नेशन को ओवरकम किया जाए, ऐसे फंडामेंटल मूलभूत जो कठिनाइयाँ हैं उनसे हम ओवरकम कर लें। और पॉलिसी का जो है एम यही है कि हम इसको डिटेक्ट करें जल्द से जल्दी, ताकि जो है हम इसको इससे कोई मतलब दुर्घटना या फिर कोई मतलब उल्टी सीधी घटना ना हो, ठीक। और अनफॉर्चुनेट जो है इंसिडेंट ना हो। द पॉलिसी एम करता है टू ब्रिंग डाउन द हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, वो कम हो जाए, ट्रीटमेंट की कॉस्ट जो है वो कम हो जाए, और मल्टीपल कंसल्टेशन हो जाए विद डिफरेंट स्टेक होल्डर एक्सपर्ट्स, मतलब काफ़ी पूछताछ करके किसी तरीके से कॉस्ट कम करना है, लोगों की जान बचानी है, और उनको जो है बेहतर जो है यूज़ हो सके, और इंडिया में बन सके मेडिसिन, ट्रीटमेंट भी बढ़िया हो। दुर्लभ बीमारी क्या होते हैं वही मैंने बताया, ऑर्फन डिजीज़ भी इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक। अनाथ रोग भी बोलते हैं। और स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या का एक बहुत छोटा हिस्सा इससे जो है प्रभावित होता है। और मोस्ट ज़्यादातर जो रेयर डिजीज़ होती हैं, दुर्लभ डिजीज़, ये अनुवांशिक होती हैं, यानी कि जेनेटिक होती हैं, और ये पर्सन की एंटायर लाइफ तक रहती हैं, भले ही उसके सिम्टम तुरंत ना दिखें, ठीक। तो इससे संबंधित हम लोगों ने रेयर वाला कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कुछ चीज़ें और मेंस में तो पूछ ही सकता है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्विटल बाई बेनिफिट ऑफ डाउट। देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयर यानी कि लोक नियोजक नियोक्ता, मतलब गवर्नमेंट समझ लो साफ सीधी भाषा में, जो इसमें क्या है कि वो कैंडिडेट कोई मान लीजिए सेलेक्ट हो गया, उसको रिजेक्ट कर देंगे और कह देंगे कि अनसुटेबल हो, क्योंकि तुमने जो क्राइम किया था या फिर तुम जिसके लिए भी तुमको मान लीजिए बरी भी कर दिया गया है, लेकिन उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट पे बरी किया गया है, ठीक। हैव बीन बेनिफिट ऑन ए सीरियस क्राइम पर आपने मतलब आप अभियुक्त थे और आपके ऊपर केस चला, लेकिन डाउट मतलब होने के बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से आपको छोड़ दिया गया, तब जो है पब्लिक एम्प्लॉयर आपकी नौकरी, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर सकता है। समझ में आ गया। तो आपको किस तरीके से बरी होना चाहिए, बाइज्जत बरी होना चाहिए, सम्मानजनक जो है बरी होना चाहिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑनरेबल क्यूटल, एक्यूटल, ठीक। एक्यूटल मतलब बरी होना होता है। अब देखो ये चीज़ कहीं पे मेंशन नहीं है किसी लॉ में, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है इसको डिफाइन किया, अपना बनाया है, ठीक। और एक्यूटल जो है बाइज्जत बरी होना जरूरी है। फैक्ट यही है कि किसी तरीके से मान लीजिए कोई है, किसी ने कुछ मतलब कांड किया और वो जो है उसके मतलब उसको डाउट की वजह से उसको छोड़ा गया, तो पूरी तरीके से ऐसा प्रूफ नहीं हो सका कि भैया वो नहीं था, उसका मतलब हस्तक्षेप नहीं था या फिर उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन बाइज्जत बरी का मतलब ये होता है कि जब जब सामने वाला प्रोसिक्यूशन वाला जो है बंदा वो कोई भी सबूत ढूंढ ही ना पाए, और जो भी सबूत हो वो ये प्रूव ही ना कर पाए कि भैया ये जो अभियुक्त है ये क्राइम में इन्वॉल्व था, तो उसको बाइज्जत बरी किया जाएगा। उस केस में जो है आपका जो पब्लिक एम्प्लॉयर है वो आपको नहीं हटाएगा, कैंडिडेचर कैंसिल नहीं करेगा, ठीक। यही चीज़ बताई गई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। एक्विटल इन क्रिमिनल केस डू नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइटल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि भैया बरी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कैंडिडेचर जो है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। बरी होना है तो किस तरीके से, बाइज्जत सम्मानजनक तरीके से। अभी एक केस हुआ था यहाँ पे, उससे संबंधित है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनरेबली जो एक्विटेड है ये मतलब यही है कि आफ्टर फुल कंसिडरेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एविडेंस एंड प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट द एक्यूज, ठीक। यदि अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन जो कर रहा है, जो चाहता है कि उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए या फिर मतलब क्राइम प्रूव कर दिया जाए, तो पक्ष के साक्ष्य और उस पक्ष की पूर्ण विवेचना भी किसी अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को सिद्ध नहीं किया जा सके,
तो यह संभवतः कहा जा सकता है कि अभियुक्त को सम्मान पूर्वक बरी कर दिया गया है, जब प्रूव ही नहीं कर पा रहे हो आप। ठीक, लेकिन उन्होंने बरी तो कर दिया, लेकिन डाउट के बेस पे होता है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट, तो फिर दिक्कत है। ऑनरेबल ऑनरेबल जो एक्विटल है, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया इंडियन लॉ में, और ये इन्वेंशन है इंडियन जुडिशरी का। ठीक, समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ऑनरेबल इक्विटल क्या होता है और बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा है स्टैंड अप इंडिया स्कीम संबंधित। ये देखिए 5 साल इसके हो गए हैं, गवर्नमेंट ने ये स्कीम चालू करी थी। एक होता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया क्या है, वो आपका पूर्णतः उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे बात हो रही स्टैंड अप इंडिया, किसको स्टैंड कराना है, शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो चाहते हैं अपना कुछ उद्यम खोलना चाहते हैं, कोई उद्योग खोलना चाहते हैं, वो वाली चीज़ है। शेड्यूल ट्राइब के लोग और अपने जो है महिलाएं, ठीक, इनमें जो है उत्साह, इनके अंदर इनको प्रमोट करना है, संवर्धन करना है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप को अपनाएं। ठीक, सिर्फ नौकरी ढूंढे नहीं, नौकरी लोगों को दें भी। और इसके लिए जो है सैंक्शन किए गए 1,14,000 अकाउंट्स में 25,000 करोड़ को। ठीक, 5 साल हो गए हैं। स्टैंड अप इंडिया का इकोसिस्टम देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र इस तरीके से, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होते हैं, 2 कनेक्ट सेंटर हैं स्टैंड अप इंडिया के, एक सिडबी है, दूसरा नाबार्ड है। नाबार्ड जो है आपको रूरल एरियाज एग्रीकल्चर में जो है लोन वोन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक, इनडायरेक्टली। इससे देखिए कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो समझ लेते हैं। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रसैती इसको बोलते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। एमएसएमई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक, स्टेट SC ST डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री एसोसिएशन, ये सब लोग मतलब इनसे कनेक्ट होके और फिर लोन वोन ले सकते हैं। ठीक, उद्यमिता बढ़ा सकते हैं। डिक्की हो गया, दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। स्किलिंग सेंटर्स हो गया, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरियल आपका एसोसिएशन। प्रमुख बिंदु देखिए यही है कि वुमेन लेड सबसे ज़्यादा इन लोग को जो है लोन मतलब पैसा मिला है इसके अंतर्गत, स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत, और इस स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक, कहाँ तक, 2025 तक। और 25,586 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया, और 1 लाख ये टोटल अभी जो मैंने वो पहले बताया। अबाउट द स्कीम, स्कीम यही है, 5 अप्रैल 2016 को चालू किया गया उद्यमिता बढ़ाने के लिए व्यूमन SC ST कम्युनिटीज़ में। स्टैंड अप इंडिया इसका नाम है। इसमें बैंक लोन दिया जाता है 10 लाख से 1 करोड़ तक का, और ये रूट किया जाता है देखिए हर ब्रांच पर 2 लोन दिए जाएंगे। एटलीस्ट एक व्यूमन को दिया जाएगा और एटलीस्ट एक SC और ST में से किसी एक को दिया जाएगा। तो 2 हर ब्रांच पे 2 लोन देने हैं आपको। और कौन सी किसकी ब्रांच, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की। अच्छा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में लोग परेशान होते हैं, ये कौन से होते हैं। देखिए RBI का जो एक्ट है उसमें शेड्यूल 2 है। ठीक, जैसे भारत का शेड्यूल है, शेड्यूल 8 है, तो उसमें जो लैंग्वेजेस हैं 22 लैंग्वेजेस, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। वैसे ही RBI एक्ट के अंतर्गत जो शेड्यूल 2 है, उसमें जो बैंक्स हैं, वाणिज्यिक बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया। सिडबी और नाबार्ड ये स्टैंड अप कनेक्ट सेंटर हैं, और ये मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है आपका स्टार्टअप इंडिया से। ठीक, और दोनों ही जो है इनेबलर हैं, मतलब जो बेनिफिशियरी हैं उनको गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा और मतलब लाभ उठवाते हैं। कौन कौन सी स्कीम्स, मेक इन इंडिया, सागर माला जिसको पोर्ट लेड डेवलपमेंट भी बोलते हैं, भारत माला, इसमें रोड का जो है वो बनाई जा रही हैं, डिजिटल इंडिया, भारत नेट, इसमें जो है आपको इंटरनेट दिया जाएगा, सारी ग्राम पंचायत जोड़ी जाएंगी। अगला इसमें देखिए कौन कौन एलिजिबल है या फिर पात्र है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी SC ST महिला उद्यमी, और जो है लोन्स जो दिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में दिए जाएंगे। ध्यान रखना, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में ही। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो स्क्रैच से आप उसको चालू करते हो, जीरो से चालू करोगे, नया नया कोई प्रोजेक्ट बनाना है। ब्राउन फील्ड कौन सा होता है, जो पहले से बना हुआ था और उसका कुछ यूज़ करते हुए फिर उसी पे दोबारा बनाया जा रहा है। ठीक, ये चीज़ है। और मतलब आप ये कह सकते हो, अगर मैं इसको अभी संज्ञा दूँ बताते बताते, तो ये स्क्रैच से चालू होता है बिल्कुल, और जो है ग्रीन फील्ड जो होता है वो किसी पुराने के स्क्रैप पे भी चालू हो सकता है। ठीक, फर्स्ट टाइम वेंचर होता है, बेनिफिशियरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर या फिर ट्रेडिंग में किया जा सकता है। अच्छा, इसमें यह भी है कि कोई ऐसा एंटरप्राइज हो, मान लीजिए नॉन इंडिविजुअल, कोई एक SC है, वो इंडिविजुअल अपना एंटरप्राइज बना रहा है, तब तो स्टैंडर्ड इंडिया के अंतर्गत उसको लोन मिल जाएगा। लेकिन कहीं पे मान लीजिए नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें 51% जो है कम से कम SC ST या फिर व्यूमन होनी चाहिए, तभी ये इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे, लाभ उठा पाएंगे। बारोवर्स जो हैं वो
शुड नॉट बी डिफॉल्ट, मतलब हाँ मतलब लोन ले रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट किए हुए नहीं होने चाहिए वो लोग, ये बात है। अगला जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये है आपका फॉरेक्स रिजर्व से, ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। रिजर्व बैंक ने अभी बताया कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व घट गया है। अभी अच्छा किस रैंक पे आ गया था हमारे, बताइए, रशिया को पछाड़ने के बाद में दुनिया में हम कौन से रैंक पे आ गए थे? ठीक, जो जो लोग लगातार देख रहे हैं वो लोग जरूर आंसर कर लेंगे इसका। और कंट्री का फॉरेन रिजर्व जो है घटा है, अब कितना हो गया है? 579, यानी कि 579.285 बिलियन डॉलर। ठीक, अमेरिकी डॉलर में इसको जो है बोला जाता है, ध्यान रखना, रुपीज़ में नहीं बोला जाता है। और इसमें बोला जाए, अगर बताया जाए प्रमुख बिंदु क्या है कि 19 मार्च को जो हमारी फॉरेक्स की किटी थी वो इंक्रीज़ हो गई, जो है 233 मिलियन डॉलर से। और ये मतलब टच कर गई थी जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है, 590.185, ठीक, बिलियन डॉलर। और 29 जनवरी का जो है ये वो है डेटा है। और 26 मार्च को क्या हुआ, हमारे रिजर्व में फॉल हुआ, फॉरेन करेंसी एसेट एक्चुअली घटी, गोल्ड का पैसा बढ़ा, गोल्ड के मतलब रिजर्व तो बढ़े। इसमें अच्छा कौन कौन से होते हैं, देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं जिसमें कि आपका डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ठीक, आपका येन हो गया, ठीक है ना, ये होते हैं सब, और पाउंड स्टर्लिंग हो गया। तो ये हो गया फॉरेंसी। फिर उसके बाद होता है गोल्ड, फिर उसके बाद होता है आपका एसडीआर, ठीक, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जो आईएमएफ के पास है, और उसी में होता है रिजर्व ट्रांस। एसडीआर रिजर्व ट्रांस क्या होते हैं, इनके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप लोग एसडीआर और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब पे चेक करेंगे तो आपको लोग को मिल जाएगा। ठीक, ये अलग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यूपीएससी मैंने पिछली बार कराया था इसको, और प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन भी आया था डायरेक्टली। तो ये जो है चार चीज़ें होती हैं यहाँ पर। फॉरेन करेंसी एसेट जो है वो घटे हैं, मेजर कंपोनेंट जो है ये होता है आपके हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, और इसको डॉलर टर्म में बताया जाता है। और इसमें जो भी नॉन यूनिट्स होते हैं जैसे यूरो, पाउंड, इनके इनके अंदर जो मूल्यह्रास हो रहा है या फिर अभिमूल्यन या अवमूल्यन हो रहा है, एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन हो रहा है, नॉन यूएस डॉलर जो करेंसीज हैं जैसे यूरो, पाउंड, येन, मान लीजिए देखिए 1 यूरो है, ठीक, तो उसके अगर आप देखो तो अभी करीबन जो है 85 रुपये चल रहा है, ठीक। अगर ये कल को 100 रुपये हो जाए, 1 यूरो पे आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, तो रुपए की कीमत घटी है, ध्यान रखना। और अगर ये मान लीजिए 50 रुपये हो जाए तो रुपए की कीमत घटी, बढ़ी है रुपए की कीमत। क्यों? क्योंकि 1 डॉलर पे आपको कम वो मिल रहा है, मतलब कम पैसा देके आप जो है 1 डॉलर खरीद पा रहे हो। अगर आपको कल जो है 100 हो जाए तो आपको क्या है कि डबल पैसा देके आपको 1 यूरो मिल रहा है, तो आपका यूरो के संदर्भ में हमारी भारतीय आईएनआर की वैल्यू डेप्रीशिएट कर गई है, ठीक। अब देखो इसमें एक चीज़ और भी होती है, मैंने वैसे बता रखा है पेड ग्रुप में, जिसको नाम हो वो पूछ भी लेगा दोबारा से। डेप्रीशिएट एप्रीशिएट जो है मार्केट से अगर डिपेंडेंट है, मार्केट के मतलब फ्लोटिंग है ये, ठीक, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, जैसे कोई यूरो ज़्यादा मांग रहा है तो उसकी जो है पैसे ज़्यादा हो गए, ठीक, पैसे मतलब रुपी डिप्रिशिएट कर देगा। यूरो कम लोग मांग रहे हैं तो उसकी जो है वैल्यू मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी, अविमूल्यन हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा होता है तब जब मार्केट पे डिटरमिंड है। इसको अगर हम डीवैल्यूएशन बोल रहे हैं या फिर रीवैल्यूएशन बोल रहे हैं, तब क्या है कि सेंट्रल बैंक कर रहा है जानबूझ के, कि मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू गिर गई, एप्रिशिएट हो गई वैल्यू, मान लीजिए पहले डॉलर 1 डॉलर पे जो है 50 रुपये था, अब ये 20 रुपये हो गया। तो रुपया मजबूत होने पे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कम मदद होती है, लेकिन रुपया अगर ज़्यादा वो हो रहा है, ठीक, देखिए अगर रुपया अगर कम हो गया है तो लोग जो है कम पैसा दे के डॉलर उनको मिल रहा है, तो इम्पोर्ट बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा, ठीक। और अगर रुपए की कीमत जो है घट रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डिवैल्यू हो रही है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि हम एक चीज़ बेचेंगे तो हमें ज़्यादा रुपए मिलेंगे, ये वाली बात है। इसलिए मैंने कहा था ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का टॉपिक, इसमें कई सारी चीज़ें आपको, अब ये जब सेंट्रल बैंक करेगा तो हम डीवैल्यूएशन या फिर रीवैल्यूएशन बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसीज में होती हैं। इसमें देखिए ये इसके थ्रू जो है आपका रिजर्व बैंक जो है या फिर सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, देनदारियां होती हैं, उनको वापस करती है, और साथ ही साथ जो मौद्रिक नीति है यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी उसको भी प्रभावित करती है। इसमें आपके यूएस फेडरल रिजर्व जैसे है उससे कंपेयर किया गया है। और फॉरेन करेंसी, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, ये सब भी होते हैं। अच्छा, ट्रेजरी बिल और डेटेड बिल में फ़र्क ये होता है कि ट्रेजरी बिल 1 साल यानी कि 365 दिन से नीचे ही रहेगा, डेटेड बिल 1 साल से ज़्यादा के टाइम का होता है, ठीक।
करेंसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो करेंसी है वो यूएस डॉलर। चाइना के पास सबसे दुनिया की सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पर्पस क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इंडिया में? इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव यही है कि आरबीआई जो है बैकअप फंड रखता है। हमारी नेशनल करेंसी अगर बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो जाए या फिर हम किसी तरीके इंसॉल्वेंट हो जाए, जितना भी आप तेल वेल इंपोर्ट करते हो तो उसको पैसा वापस रुपए में थोड़ा ना सब लेते हैं। ठीक, ईरान ने कुछ टाइम तक लिया था हमसे जब सैंक्शन लगे हुए थे। अब सब लोग जो है डॉलर में कोई कुछ लेता है, तो हमें जब विदेशी मुद्रा में देना है तो हमें फिर अगर हमारे पास ऑलरेडी विदेशी मुद्रा है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक, इससे जो है लोगों में कॉन्फिडेंस भी आता है ट्रेडिंग करने में भारत से कि भाई हाँ हमारा भुगतान तो हो ही जाएगा। ठीक, अगर रुपए की वैल्यू डिक्रीज होती है तो डिमांड जो है बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की। वही बात है ना, रुपए की वैल्यू डिक्रीज, फॉरेन करेंसी की। हर चीज़ जो इकोनॉमी की है, मैं आपको कह रहा हूँ डिमांड एंड सप्लाई से आप उसको प्रूव कर सकते हो, सिर्फ इस दो कॉन्सेप्ट से, डिमांड एंड सप्लाई। डॉलर की डिमांड बढ़ी तो मतलब आईएनआर जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक, डॉलर की डिमांड घटी तो आईएनआर जो है कम देना पड़ेगा। ठीक, वैसे ये एक सेब है, लोग कम है खरीदने वाले तो उतने रुपए का ही है, कम रुपए का है, और लोग ज़्यादा है तो भाई, और सेब एक है तो भाई ज़्यादा रुपए का हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, जो ऊपर से उसको दिया जाता है उसकी वैल्यू के हिसाब से वो उसका प्रीमियम कहलाता है। तो ये वाली चीज़ है। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि डिमांड जो है डॉलर की ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई के पास जो डॉलर पड़े हुए हैं वो सेल कर देती है मार्केट में, ताकि जो इंडियन करेंसी वो ज़्यादा डिवैल्यू ना हो। कंट्री के पास अगर हो तो अच्छी ट्रेडिंग कंट्रीज जो है काफ़ी मतलब अच्छी इमेज होती है ट्रेडिंग कंट्रीज, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भैया पेमेंट वेमेंट मिल जाएगा। गुड फॉरेक्स रिजर्व होने से जो है फॉरेन ट्रेड भी बढ़ता है और ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच में जो है रेपुटेशन भी बढ़ती है। ठीक, समझ में आ गया? फॉरेन एक्सचेंज वाला रिजर्व में मैक्सिमम चीज़ यहाँ पे समझा दी गई हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो जो पूछ लीजिएगा। देखिए अगला जो टॉपिक है वो है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर। अब ये भी नासा का ही है, मार्स का मिशन है, हेलीकॉप्टर है। ठीक, रेड प्लैनेट पे गया है, वहाँ पे ड्रॉप हुआ था। हिस्टोरिक फ्लाइट जो है 11 अप्रैल को शेड्यूल है। ये हेलीकॉप्टर जो है भैया वहाँ पे उड़ेगा 11 अप्रैल को। बहुत बड़ी बात होगी, हिस्टोरिक फर्स्ट फ्लाइट होगी ये। ठीक, वैसे तो क्या होता है जैसे कि ये मार्स हो गया, ये आपका ऑर्बिटर हो गया, यहाँ से उतर के लैंडर जाता है। लैंडर से क्या होता है कि कुछ रोवर निकलते हैं जो ज़मीन पे चलते हैं। अब ये रोवर नहीं है, ये हेलीकॉप्टरवा है, समझ रहे हो? ये मतलब लैंडर के बाहर निकल के ये उड़ेगा, उसी के अंदर मतलब उड़ रहा है, समझ रहे हो? ये पहली बार हो रहा है। ये कौन सा, इसका नाम क्या है? इंजेनिटी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि क्योंकि एक इंडियन गर्ल है, उसने इसका नाम रखा है। ठीक, यूएस में देखिए ये सब मौके मिलते हैं, इंडिया में नहीं मिलते हैं सब। यही ब्रेन ड्रेन का बहुत बड़ा एक वो है। ठीक, तो देखिए इंजेनिटी जो है वो मार्स में गया है, और वहाँ ये किस में, मार्स का जो परसीवरेंस रोवर है उसमें से उसके जो है पेट पे चिपका हुआ है, ये वहाँ निकल के अभी उड़ेगा। और इसने अपना परसीवरेंस जो रोवर था 18 फरवरी को आया था ये रेड प्लैनेट पे। और देखिए इस तरीके का है ये, इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे चार्ज वार्ज होता है। देखिए मार्स में क्या दिक्कत है कि जो वायुमंडल है वो अर्थ के कंपैरिजन में अगर आप समझो, जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का तो सिर्फ 1% है। ठीक, इसी वजह से चार्ज वार्ज करना बड़ा दिक्कत होती है। और अगर चार्ज ना हो तो रात में जो टेम्परेचर होता है भैया मार्स का, वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। इंजेनिटी हेलीकॉप्टर के बारे में समझ लेते हैं। सोलर पावर्ड है, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है, और ये जो है टेस्ट फ्लाइट करेगा 30 मार्शियन डेज पे। अच्छा, आप लोग से कमेंट करना है आप लोगों को कि एक मार्शियन डे कितने अर्थ डे के बराबर होता है। और जो है टेस्ट फ्लाइट करेगा ये, और हेलीकॉप्टर जो है ये 1.8 किलोग्राम का है। सोलर से चलेगा, सौर ऊर्जा से चलेगा, और ये मतलब दिन में अपना उड़ेगा और रात को जो है इसको गर्म भी रखे, क्योंकि रात को हो जाती है ठंडी। तो ये वाली बात है। ठीक, देखिए इंजेनिटी के लिए जो है मंगल ग्रह की सतह पर क्या चुनौतियाँ बोला जा रहा है। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑन मार्शियन सरफेस फॉर इंजेनिटी? देखिए यही है कि कंट्रोल मैनर में फ्लाई करे, और यहाँ पे फ्लाई करना मार्स पर ज़्यादा डिफिकल्ट है इन अर्थ से। ठीक, क्योंकि रेड प्लैनेट जो है उसकी ग्रेविटी 1/3 है अर्थ के उससे, वायुमंडल सिर्फ 1% है। और जो इनके यहाँ जो सरफेस पे डे टाइम में प्लैनेट की सरफेस पे जो भी सोलर एनर्जी आती है वो अर्थ के संबंध से अगर समझोगे तो वो आधा है खाली। इसलिए रात को टेम्परेचर जो है वो -90 डिग्री तक चला जाता है। अगर ये सौर ऊर्जा चार्ज वार्ज ना कर पाए ये इंजेनिटी, तो जो है ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये इनका एक क्रैक पड़ जाएगा, फ्रीज हो जाएंगे एकदम। ठीक, तो इसलिए जो है इनको अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए, हीटर चलाने के लिए सौर ऊर्जा बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, और ताकि फ्रिजिड मार्शियन नाइट से भी निपट सके। देखिए मार्स 2020 जो है आपका मार्स रोवर मिशन जो है ये नासा मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अंतर्गत चल रहा है। जैसे अभी आप लोगों को मैंने कल कहा था कि डिस्कवरी वाला करिए, सिर्फ एक दो लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने नहीं किया, इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया। ठीक, कमेंट जरूर करा करिए, ये आपके अच्छे भलाई के लिए भी है। और इसी का जो है रोवर परसीवरेंस इसके अंदर गया, और स्मॉल रोबोटिक को एक्सियल हेलीकॉप्टर इंजनिटी बना है, जो कि उड़ेगा, उड़ उड़ के जो है सारी चीज़ें बताएगा क्या है। ये ऑस्ट्रोबोलॉजी मिशन है, यानी कि एक खगोल विज्ञान से संबंधित मिशन है परसिवरेंस रोवर का। और ये एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ इन मार्स। अब देखिए एस्ट्रोबायोलॉजी नाम से समझ में आ रहा है कि वहाँ पे जो पुरातत्व, जो कोई माइक्रोबियल लाइफ वाइफ की बात है हुई है पहले, अगर सूक्ष्म जैविक जीवन के साक्ष्यों को खोजेगा। परसिवरेंस पहला ऐसा मिशन था जो मार्स से रॉक या फिर रेगोलिथ को जो है कलेक्ट करेगा। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए यही है, 3 मिशन लॉन्च हुए मार्स पर जो है जाने के लिए 2020 में। 2 मिशन जो थे दूसरे, एक तो ये हो गया परसिवरेंस वाला, और 2 और जो है तियानवान 1 चाइना का और होप ऑर्बिटर यूएई का। ध्यान रखोगे ना भाई, ये क्वेश्चन आ सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में। अच्छा, इसमें नेम जो है ये एक लड़की है वनीज़ा रूपानी। ठीक, इंडियन ओरिजिन गर्ल है, 18 साल की। इसने हाई स्कूल जूनियर नॉर्थपोर्ट अलाबामा में एक एस्से वाला कंपटीशन हुआ था, कि नाम था नासा नेम द रोवर कॉन्टेस्ट। इसमें जो है इनका अच्छा चुना गया, और इन्होंने फिर जो नाम बताया इंजेनिटी, उसी पे नाम रख दिया गया हेलीकॉप्टर का। बहुत अच्छी बात है, रिकॉग्नाइज करना चाहिए टैलेंट को। अगर जब टैलेंट को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो टैलेंट अपना रास्ता ढूंढ लेता है। ठीक, देखिए हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन में, जिसका नाम है कॉमन का आईएसपी से। इसमें हम लोग सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, पढ़ के ये भी समझते हैं कि भैया किस तरीके से एग्जाम के कठिन समय में भी हमें किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, सिली मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। देखिए पोएट सरला दास से संबंधित कौन से स्टेटमेंट गलत हैं पूछा गया है। सरला दास जो थी गुजराती साहित्य के महान विद्वानों में से थे। अच्छा, ये थी नहीं, ये थे हैं, सॉरी। ठीक, तो ये देखिए गलत है, गुजरात नहीं उड़िया था, और यहाँ फॉल्स पूछा गया है, तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये दोनों नहीं होंगे। ठीक, ये इनका जो बेस्ट नोन फॉर 3 बुक्स, महाभारत, विलंका रामायण और चंडी पुराण। ठीक, तो ये क्या है, क्या हाँ बिल्कुल सही है ये, तो इसलिए ये वाला भी कट हो गया, ओनली ए आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म हुआ था काना कवटी पटन, जो है आपका जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट, और ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था। तो देखिए दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है और इसीलिए गलत पूछा गया था। ओडिया से संबंधित हैं ये। ठीक, ये सब यहाँ पे इनके बारे में दे रखा है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संकल्प से सिद्धि। सुना होगा ये, संकल्प सिद्धि से संबंधित जो है कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। देखिए 15 मार्च 2021 प्रारंभ हुआ, ये 30 दिनों के लिए होने वाली एक ड्राइव है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है? 30 दिनों के लिए होने वाला है, ध्यान रखना। इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है कि एक्टिवेट करना है वन धन विकास केंद्र। अब वन धन से आपको समझ में आ रहा है ट्राइबल्स के लिए है। ठीक, और विकास केंद्र कुछ याद आ रहा है कि क्या हो सकता है? जोड़ोगे, ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा, सोचने में मजबूर होना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक, तो बताइए सही है गलत है। और पूछा गया है सत्य यानी ट्रू। इट इज़ ए विलेज एंड डिजिटल करेक्ट ड्राइव लॉन्च बाय ट्राइफेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये वाला तो सही है। देखिए पहला वाला गलत है, और पहला वाला गलत होने की वजह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ये 100 दिन की ड्राइव है, 100 दिन की ड्राइव है, 1 अप्रैल से चालू होगी। और इसमें 100 दिन की ड्राइव में 150 टीमें हैं। सब लोग जो है आपका 10-10 गांव करेंगे, और 100 विलेज हर रीजन में किया जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हमारा जो है आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है आज का फॉरेक्स का टॉपिक, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आप लोग को पढ़ाए गए हैं, इंजेनिटी स्पेस वाला, रोज नया से नया अच्छा से अच्छा आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं कंटेंट। अगर आप लोग इसमें हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो एक ही तरीका है, लोगों तक इसको पहुँचाएँ, खुद लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें आंसर्स, ताकि जो है आपका इंटरेक्शन बना रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे लगातार इसी तरीके से अच्छा और अच्छा करने के लिए। ठीक, आप लोगों से फिर से एक बार रिमाइंडर है कि यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का जो है पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और जो है आपका 1-to-1 डिस्कशन करके 1-to-1 गाइड किया जाएगा। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 96930608 पे। ईपीएफओ का टेस्ट सीरीज़ का भी एक पेड ग्रुप है। ठीक, उसमें आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट 120 क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए फिर आप लोग से साथ फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, और तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।